चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 देखते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर एग्जाम वाइज इसमें देखा जाए ना, तो इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है, 6 मार्क का इसमें से पूछा जाता है, जिसमें से 3 मार्क का एक सम आता है और बाकी 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। बराबर ना? और कुछ इस चैप्टर में से नहीं आता। 3 मार्क का एक सम और 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स। अब इनमें से जो सम आता है ना, वो सम अगर हम लोग समझे ना, तो इसमें ऑलमोस्ट एक तरह का सम पूछा जाता है कि इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, कि जिसमें x का सबसे बड़ा पावर 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं ना। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था ना, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। बरोबर ना? जैसे एक एग्जांपल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कहलाता है ना, जैसे ये दिया हुआ 6x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये दिया हुआ है तो इसमें x का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और इस चैप्टर में से जो 3 मार्क का सम आता है वो ऑलमोस्ट ऐसे पूछा जाता है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो। कि आपको ऑलमोस्ट पूछा जाता है फाइंड द रूट्स। रूट्स मीन्स क्या? तो रूट्स मतलब कहलाता है वैल्यू ऑफ एक्स। रूट्स मीन्स क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ एक्स। हमने सेकंड चैप्टर देखा था ना पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल में इस रूट्स की जगह लिखा हुआ था जीरोस, फाइंड द जीरोस। के जीरोस फाइंड करो। तो जीरोस मतलब भी क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ एक्स ही कहलाता है। और रूट्स पूछे कि फाइंड द रूट्स, तो रूट्स मतलब भी क्या? वैल्यू ऑफ एक्स ही कहलाया। बराबर? तो एग्जाम में कभी आपके चैप्टर में भी ऊपर नीचे दिया हुआ हो ना, कभी सेकंड चैप्टर वाले सब में ऐसे लिखा हुआ फाइंड द रूट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रूट्स फाइंड करना मतलब भी एक्स की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ लिखा हुआ जीरोस फाइंड करो तो मतलब भी एक्स की वैल्यू ही ढूंढनी है। और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए दो मेथड आती है। इस चैप्टर में एक्स की वैल्यू ढूंढने की दो मेथड आती है। पहली मेथड आती है, वो आती है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपके सेकंड चैप्टर में है वही फैक्टराइजेशन मेथड आती है एक। और दूसरी एक मेथड आती है, वो आती है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या दूसरा इसे कहा जाता है जनरल फार्मूला मेथड। रूट्स फाइंड करने की इस चैप्टर में ये दो मेथड है, जिसमें से फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो तो जो सेकंड चैप्टर में हम लोग फाइंड कर रहे थे ना, कि जिसे पहले ट्राइंगल मेथड भी कहते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, उसी मेथड से कि इसमें रूट्स फाइंड करने या जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहली मेथड अगर समझे, फैक्टराइजेशन मेथड, तो मतलब ट्राइंगल मेथड कहलाई। उसमें क्या करते हैं, तो उसमें वैसे ही कि पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई, हमने सेकंड चैप्टर में मेथड की थी ना, एक मेथड तो वही कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। कि जैसे यहाँ पर 6 6 36, आखिरी में प्लस है ना, तो प्लस 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनका प्लस ये मिडल टर्म 13 आ जाता हो। बराबर? इसलिए ये ट्राइंगल मेथड कहलाती है। तो यहाँ पर 36 का 13 में ट्राइंगल कैसे होता है? अब अगर आप लोगों के इतने चैप्टर की प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये डायरेक्ट पता चलता है कि भाई 4 9 जा होता है, कि 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 4 प्लस 9 13। और अगर 4 9 जा नहीं भी पता चले तो एक एक चेक करते हैं, भाई 1 की टेबल में 36 आता है, लेकिन इन दोनों का प्लस ये होना चाहिए। 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो इनमें से किसका प्लस 13 होता है वो चेक करेंगे ना, 4 और 9 का। तो मतलब यहाँ पर ये 6x² प्लस 13x की जगह पर लिखा जाता है 4x और 9x, और पीछे प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ साइन का खास ध्यान रखते हैं, जो रूल मैंने सेकंड चैप्टर में समझाया था, अभी फिर से नहीं समझा रहा हूँ, पर वो रूल्स याद रखना। सेकंड चैप्टर की जो मेथड है वही मेथड इसमें भी करनी है, वो याद रखना। अब इनमें से दो दो में से कॉमन, 13 की जगह पर 4 9 सा लिख दिया ना, 4 प्लस 9, 4x और 9x। अब दो दो में से कॉमन, कि इन दोनों में से कॉमन 2 आता है, दोनों 2 की टेबल में आता है, और x भी कॉमन है, 2x कॉमन। तो 6x में से 2x कॉमन तो बचेगा 3x, और 4x में से 2x कॉमन तो सिर्फ 2 बचेगा। बराबर ना? 2 2 जा 4, 2 बचेगा। प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालें तो इन दोनों में से 3 कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, x कॉमन नहीं है। तो 9 में से 3 कॉमन बचेगा 3 और x, प्लस 6 में से 3 कॉमन तो बचेगा
2 इक्वल टू 0, बरोबर है। तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही आने चाहिए, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो जो दोनों सेम आ गए तो वो पहले लिख दें 3x प्लस 2, और जो अलग है उसे बाद में लिखें 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, बरोबर। अब दोनों को 0 के साथ लिखेंगे कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो 3x प्लस 2 वहां जाएगा इक्वल टू -2, और 3 डिवाइड में कि x इक्वल टू -2/3, और यहाँ पे अगर ढूंढा जाए तो 2x प्लस 3 वहां जाएगा -3, और 2 डिवाइड में x इक्वल टू -3/2। तो ये x की दोनों वैल्यू मिली, मतलब ये मिले हमें रूट्स, बराबर। ये हमने रूट्स फाइंड किए, वो कौन सी मेथड से फाइंड किए? फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक मेथड अच्छी तरह से ध्यान रखना। और दूसरी मेथड आती है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या तो कहते हैं उसे जनरल फार्मूला मेथड। तो अब ये मेथड हम लोग समझे। अब इस मेथड को अगर हम लोग समझे ना, तो इस मेथड में पर्टिकुलर रूल्स आते हैं या फार्मूला आती है, कि इसलिए इसे जनरल फार्मूला मेथड कहते हैं। कि जब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हमें रूट्स फाइंड करने हो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो ना, तो वो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले डी फाइंड करना होता है। डी मीन्स कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले उस स्टेप में डी फाइंड करना होता है कि डी, जिसकी फॉर्मूला आती है b² माइनस 4ac। क्या आती है फॉर्मूला उसकी? b² माइनस 4ac। अब ये ए बी सी क्या, तो कोई भी जैसे क्वेश्चन लिखता है ना, जैसे एक रैंडम क्वेश्चन में बताऊं कि जैसे x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसे एक इक्वेशन दी गई है। तो इस इक्वेशन में जो पहला कोएफिशिएंट होगा, मतलब x² के साथ जो हो वो a, x के साथ वो b, और ये अकेला नंबर c, ये ए बी सी कहलाता है ना। तो वो वैल्यू यहाँ लिखनी है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करते हैं, और फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है, क्या सिचुएशन आती है, उसके हिसाब से आगे सम करते हैं। कि जैसे डी जब फाइंड हो जाए ना, तो उस डी में 3 सिचुएशन आती है। या तो फिर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर डी लेस देन 0 हो, लेस देन 0 मतलब माइनस में, अगर माइनस में आंसर मिलता हो ना डी का, मतलब वो क्वेश्चन गलत है, उसमें एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। उसमें डायरेक्टली लिख देते हैं कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कि कोई रियल रूट्स नहीं, मतलब कोई एक्स की वैल्यू उसमें मिलेगी नहीं। अगर डी का आंसर माइनस में आ जाए तो मतलब वो इक्वेशन करेक्ट कहलाई नहीं, उसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर डी माइनस में मिले तो पहली कंडीशन। अगर डी का आंसर अगर डी का आंसर एग्जैक्ट 0 मिले, डी का आंसर एग्जैक्ट 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब उसमें x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन दो वैल्यू दोनों इक्वल मिलेगी। देखो हम लोग जब रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करते हैं तो सब में x की दो वैल्यू ही मिलती है। ये तो हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था। तो अगर d इक्वल टू 0 हो ना, तो उसमें लिखते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स, कि उसमें x की दो वैल्यू मिल सकती है, लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगी। और वो दो वैल्यू ढूंढेंगे कैसे? x की वैल्यू कैसे, ये तो d ढूंढा ना, तो फिर x की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? तो उसमें x की दो वैल्यू ढूंढनी हो ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आती है कि -b/2a। x की दोनों इक्वल वैल्यू होगी, इसलिए दोनों के लिए फॉर्मूला आएगी -b/2a, बरोबर ना। ये x की दो वैल्यू। अगर d इक्वल टू 0 हो तो इस फॉर्मूला से x ढूंढेंगे, ठीक है। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स कहलाती है कि 0 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर हो, प्लस में अगर कोई नंबर आता हो, तो इसका मतलब उसमें कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट मीन्स कहलाते हैं कि अलग अलग, दोनों वैल्यू सेम नहीं मिलेगी इसकी तरह, दोनों वैल्यू अलग अलग मिलेगी, बरोबर। और वो दोनों वैल्यू अगर फाइंड करनी हो ना, x की दो वैल्यू, तो उसके लिए इसमें फॉर्मूला आती है -b प्लस √d/2a। ये √d मतलब ये d जो इसमें डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा,
एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। बरोबर। तो अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से x की वैल्यू फाइंड करनी है या रूट से फाइंड करने हैं तो उसमें पहले d ढूंढते हैं, और d का आंसर क्या मिला, माइनस में मिला, जीरो मिला कि प्लस में मिला, उसके हिसाब से फिर x की वैल्यू ढूंढते हैं। d का आंसर माइनस में हो तो कुछ मिलेगा ही नहीं, d का आंसर जीरो हो तो x की दो वैल्यू इक्वल मिलेगी, और d का आंसर प्लस में मिले तो x की दो वैल्यू अलग अलग मिलेगी। बरोबर, ये चीज ध्यान रखना। और ये जो रूल्स लिखे मैंने, ये रूल्स के आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे ही जाते हैं। आपके 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे इस चैप्टर में से, उस 3 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव इस रूल के हिसाब से होगा ही होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में शायद इतना पूछे कि चलो खाली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताओ कि डी की वैल्यू क्या है, या फिर उसमें जो है वो ये रूल बताओ कि अगर डी माइनस में आया तो फिर रूट से कैसे होता है, नो रियल रूट्स। अगर डी इक्वल टू जीरो आया तो रूट्स कैसे होते हैं, तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। बरोबर। तो ये रूल्स के हिसाब से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछते ही हैं। अब जब ऑब्जेक्टिव मैथ्स में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना तो वो ट्विस्टेड थोड़े से पूछे जाते हैं, सम इजी पूछे जाते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं, इसलिए ये रूल्स याद रखना और माइंड ओपन रखना तो सॉल्व होंगे। अब जैसे इसमें रूट्स फाइंड करें इस मेथड से, तो अगर इस मेथड से फाइंड करें तो सबसे पहला स्टेप होता है डी फाइंड करना। तो यहाँ पर भी अगर डी फाइंड करें कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहला स्टेप, फिर उसके हिसाब से आगे देखेंगे। तो यहाँ पर b, तो b में वैल्यू क्या लिखनी होगी, 2 माइनस 2। अगर माइनस आगे हो ना साइन तो वो जरूर लगाते हैं, उसे भूलना मत कि अगर माइनस या प्लस की साइन में मिस्टेक कर दी मतलब फिर जो है वो पूरा सम गलत, ये चीज ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पर बी स्क्वायर, तो b पे रखेंगे ये माइनस टू का स्क्वायर माइनस 4a, तो a पे आगे कोई नंबर नहीं तो 1, x नहीं लिखना है, कोएफिशिएंट लिखना है, नंबर लिखना है। तो यहाँ a पे कोई नंबर नहीं है तो 1, और c पे लिखेंगे ये -8। बरोबर ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। यहाँ पर 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, साइन में माइनस माइनस प्लस 32, और 4 प्लस 32 36। तो डी का आंसर क्या मिला, माइनस में मिला, जीरो मिला कि प्लस में मिला, प्लस में मिला ना हमें आंसर ये। बराबर ना। तो इसके हिसाब से ढूंढेंगे, इन तीनों में से तीनों ही नहीं ढूंढने हैं, क्या कंडीशन मिली उसके हिसाब से आगे ढूंढो। तो मतलब प्लस में मिला तो यहाँ पे लिखेंगे हियर d is greater than 0, so roots are, ये जरूर लिखेंगे कि roots are real and distinct, कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स इसमें मिलेंगे। तो मतलब अब x की दो वैल्यू इससे ढूंढेंगे, जो x की दो वैल्यू हमें चाहिए ना, तो पहली वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखें तो माइनस बी, देखो ये फॉर्मूला का माइनस है और b की वैल्यू भी -2 है, ये चीज ध्यान रखना, साइन ध्यान रखना। ये फॉर्मूला का माइनस आगे और b की वैल्यू भी -2, -2 माइनस रूट में d, तो d की वैल्यू ये मिली 36 अपॉन 2, और a की जगह पे कुछ नहीं 1। तो इनका सॉल्यूशन अगर करें ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 माइनस ये 36 का रूट, तो 36 का रूट हो जाता है 6, 36 का स्क्वायर रूट 6। अगर स्क्वायर रूट ना निकले तो ऐसे ही रख दिया करो, निकल रहा है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और अपॉन में 2, तो ऊपर 2 माइनस 6 -4 अपॉन 2, पहले 2 मत कट कर दिया करो, पहले प्लस माइनस, तो -4 अपॉन 2, तो आंसर -2, ये एक वैल्यू मिली। और दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर ढूंढे कि जैसे माइनस बी, माइनस और बी की जगह पर ये -2 प्लस रूट डी, डी पे ये 36 अपॉन 2, ए की जगह पर 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, +2 प्लस 36 का रूट 6 और अपॉन 2, तो 2 + 6 8 अपॉन 2, आंसर 4, दूसरी वैल्यू 4, तो एक -2 और एक
4 वैल्यू मिली, ये मिल गई ना x की वैल्यू। इसी सम को यही क्वेश्चन अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो भी यही दोनों आंसर मिलेंगे, -2 एंड 4, और डिस्क्रिमिनेशन मेथड से करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा, -2 एंड 4। तो एग्जाम में जैसे मैंने बताया कि आपको जब सम पूछा जाता है तो वो कैसे भी पूछे, आपको जो भी मेथड पूछे, अगर पर्टिकुलर लिखा हुआ है इसी मेथड से सॉल्व करो तो वही मेथड, बाकी लिखा हो ना कि सिर्फ फाइंड रूट्स, तो दोनों में से जो मेथड आपको करनी हो वो मेथड कर सकते हो, बराबर। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन मेथड में, इस डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये रूल्स खास याद रखना। खास बोल रहा हूँ, 3 में से 1 या 2 इसके हिसाब से होंगे ही होंगे। कभी 1 मार्क में ऑलमोस्ट ऐसे भी पूछते हैं कि खाली डी फाइंड करके बताओ कि खाली इतना, तो ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू नहीं सिर्फ डी ढूंढो। समझ आ रही है बात? तो अब जैसे ये दोनों मेथड समझ गए, चैप्टर में ये 2 ही मेथड हैं। अब इनके हिसाब से और क्या क्या आ सकता है वो हम लोग देखें। दूसरे जैसे कुछ सम्स पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर रैंडम सम्स करवा रहा हूँ। अब मेथड चैप्टर में अब इतनी ही है, ये 2 ही मेथड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ना ही कोई नए रूल्स भी अब इस चैप्टर में है। लेकिन कुछ रैंडम सम्स करवा रहा हूँ कि हाँ इस स्टाइल के सम्स आ सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x = 3, और लिखा हुआ है इसमें फाइंड द रूट्स, x की वैल्यू फाइंड करो। अब इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, पहले इसके ऊपर से इक्वेशन बनाते हैं। जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनी हुई है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तो x² कहलाता है, इसमें कहाँ है x²। तो इसलिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपॉन में भी, ये डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसे भी हटाएंगे। जब प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए ना, तो उसके बाद दोनों में से जो मेथड आपको अपनानी हो वो मेथड से करो सम। जैसे इसमें अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम। अब यहाँ पर जब एलसीएम करना हो तो देखो इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो x और 1 का एलसीएम तो x ही रहेगा, बराबर ना। तो इसका मतलब ये 1 है तो इसको x से ही मल्टीप्लाई, ये x है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं, और यहाँ पे भी 1 है तो इसको x से मल्टीप्लाई। मतलब ऐसे हो जाएगा कि इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा x², इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं क्योंकि इसके नीचे x है ही तो वो 1 ही रहेगा, और यहाँ 1 है तो इसको x से मल्टीप्लाई, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x, बराबर। अब अरेंज कर दें, अरेंज कैसे कि पहले x² फिर x होता है फिर नंबर होता है, तो ये जो +3x है उसे इस तरफ ले आएंगे ना माइनस में, मतलब ऐसे हो जाएगा कि x² + 3x यहाँ आएगा -3x + 1 = 0, बराबर। x² - 3x + 1 = 0, ये आपकी इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को आपको जो मेथड से सॉल्व करना हो वो मेथड से सॉल्व करो। अगर मेंशन ना हो ना क्वेश्चन में तो दोनों में से जो मेथड आपको अपनानी हो, अगर मेंशन हो कि फैक्टराइजेशन से ही करना है तो वही करना पड़ेगा, या डिस्क्रिमिनेंट तो वही, ना मेंशन हो तो जो मेथड आपको अपनानी हो, बराबर। पहले फैक्टराइजेशन से ही ट्राई किया करो, लेकिन अगर उसमें ट्राइंगल नहीं बन रहा है, फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड अपनाओ, पहले डी फाइंड करो, उसके बाद एक्स की वैल्यूज ढूंढ लो, बराबर। अब मैं आगे सम तो नहीं कर रहा हूँ, वो आप ट्राई करना उसमें, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो यहाँ तक इक्वेशन बना लो, उसके बाद फिर जो मेथड से सॉल्व करना हो, बराबर। जैसे देखो यहाँ पर एक और ऐसा क्वेश्चन है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, तो पहले इसका भी क्या करना होगा, हमें इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम, अब एलसीएम में 3 नंबर है, तो 3 नंबर का एलसीएम हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर x + 4 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाकी दोनों नंबर से करते हैं, मतलब x - 7 और 30 उन दोनों से मल्टीप्लाई। यहाँ पर x - 7 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाकी 2 नंबर से करते हैं, और यहाँ पर 30 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाकी 2 नंबर से करेंगे, बरोबर। तो नीचे के सब नंबर हट जाएंगे, ये एलसीएम हट जाएगा उसमें। तो इसलिए इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो ऐसा होगा, इसमें x + 4 है तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई बाकी दोनों से, बाकी दोनों से मतलब ये 30 और x - 7, 30 एंड x - 7, इससे मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे भी 1 है तो इसका मल्टीप्लाई बाकी इन दोनों नंबर से, ये 30 और x + 4, 30 एंड
x प्लस 4 उन दोनों से, और यहाँ पर ये 11 है तो उसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, यहाँ 30 के अलावा के नंबर उन दोनों से मल्टीप्लाई, मतलब 11 का मल्टीप्लाई हमारा x प्लस 4 एंड x माइनस 7 से। ये हुआ ना सॉल्यूशन। अब आगे इसको सॉल्व करें तो जैसे 30 का आप दोनों से मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट बन गया तो 30 का दोनों से, 30 को x से करेंगे 30x, 30 को 7 से करें तो 210, 37 जा। अब यहाँ पर भी 30 का दोनों से मल्टीप्लाई, 30 को x से करें तो वो 30x, 30 को 4 से करें तो देखो साइन में प्लस माइनस माइनस 120, बराबर। यहाँ पर पहले 11 का इसी ब्रैकेट से, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं, पहले एक ब्रैकेट क्लियर करेंगे कि 11 का पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 11 को x से करेंगे तो 11x, 11 मल्टीप्लाई 4 तो 44, और दूसरा ब्रैकेट वही रहेगा x माइनस 7, बराबर। अब आगे अगर सॉल्व करें तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 30x माइनस 30x वो दोनों कट हो जाएंगे, ये माइनस 210 और माइनस 120, माइनस माइनस प्लस, तो 210 और 120 वो हो जाएगा माइनस 330, माइनस 330 और इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये जो दो ब्रैकेट हुए हम दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, वो ऐसा करते हैं कि पहले 11x है तो 11x का दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 44 है तो 44 का दोनों से मल्टीप्लाई, बराबर। तो 11x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x स्क्वायर हो जाएगा, 11x को 7 से करेंगे तो 11 7 जा 77x, माइनस है तो माइनस में। अब 44 का दोनों से, 44 को x से करेंगे तो 44x, और 44 को अगर 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, और यहाँ पर 30, 308 आ रहा है ध्यान। तो ये हुआ ना सॉल्यूशन। अब इसको आगे सॉल्व करें, मतलब अरेंज करें। अरेंज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यही एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स, फिर नंबर, तो इस नंबर को भी यहाँ पे लेके जाएं तो ऐसे लिखें देखो कि 11x स्क्वायर माइनस 77x प्लस 44x माइनस 308, और ये माइनस 330 को उस तरफ ले जाएं तो प्लस 330, अब यहाँ इक्वल टू 0। ये अरेंज हो गया जिसमें आप प्लस माइनस के 11x स्क्वायर माइनस 77 और प्लस 44, ये एक्स एक्स का प्लस माइनस होगा ना कि माइनस 33x, यहाँ पर 308 एंड 330, तो 330 में से 308 जाएगा तो वो बचेगा प्लस 22, बराबर ना, इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन बना, बराबर। ये क्वेश्चन बना। अब इसमें से भी देखो 11 11 कॉमन निकल रहा है तो 11 को कॉमन निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 11 तीनों से कॉमन मतलब 11 से डिवाइड, तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब ये जो इक्वेशन बनी ना, इस इक्वेशन को दोनों में से जो मेथड से फाइंड करना हो वो मेथड से फाइंड करो, बराबर। 3 मार्क का सम आता है तो इस तरह से तो आएगा ना कि पहले ये इक्वेशन दी गई हो, अगर ऐसी इक्वेशन हो तो पहले सॉल्व करके ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, कोई भी सम क्यों ना हो, और ये इक्वेशन बन जाए फिर दोनों में से कुछ कोई भी मेथड से करो। शायद आपको 1 मार्क में पूछे तो डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन बनी हुई होती है कि हाँ भाई फैक्टराइजेशन या ये इक्वेशन को सॉल्व करो, लेकिन 3 मार्क में पूछ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो 3 मार्क में आते हैं आपके प्रॉब्लम सम्स आते हैं, एक दो मैं प्रॉब्लम सम का एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे सम्स पूछ सकते हैं और उन्हें भी सॉल्व करके इक्वेशन बना के फिर दोनों में से जो मेथड से सॉल्व करना हो वो सॉल्व करें। आप जैसे अगर ये देखें तो इसमें से, इस चैप्टर में से प्रॉब्लम सम्स भी पूछे जाते हैं 3 मार्क का। 3 मार्क का एक ही सम आता है तो कोई भी मेथड का आ सकता है ना, जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी पूछा जा सकता है, या कोई एक प्रॉब्लम सम भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ 15 सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि 15 के 2 पार्ट करो, ऐसे 2 पार्ट करो कि जिससे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का टोटल वो 3/10 आना चाहिए, बराबर। 15 के ऐसे 2 पार्ट करो, तो 15 के 2 पार्ट कौन से होते हैं कि अगर कोई नंबर 15 है उसके 2 पार्ट कोई पर्टिकुलर दिए हुए हैं कि 2 पार्ट मतलब कौन कौन से 2 पार्ट हुए, कि भाई जैसे 10 और 5 भी तो हो सकता है
8 और 7 भी तो हो सकता है, 9 और 6 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कि उनके दो पार्ट हमें करने हैं। तो जब कुछ ना पता हो ना, तो एक पार्ट लिखते हैं x और दूसरा पार्ट लिखते हैं 15 माइनस एक्स। एक पार्ट x तो दूसरा 15 में से कम होगा ना, 15 माइनस एक्स, बराबर। तो यहाँ पर दो पार्ट वो हो गए कि भाई सपोज करें लेट वन पार्ट इक्वल टू x, तो अदर पार्ट वो हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब इक्वेशन में क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10। इनके रेसिप्रोकल का टोटल, रेसिप्रोकल मतलब x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, और ये 15 माइनस एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स, बराबर ना, 1/15 माइनस एक्स, दोनों का प्लस वो दिया हुआ है 3/10 आएगा। ऐसे ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन पर से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों में से जो मेथड से सॉल्व करना हो वो मेथड से सॉल्व करेंगे, बराबर। जैसे हमने पहले वाले सब में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा ना, कि यहाँ पर 3 नंबर है तो तीनों का एलसीएम होगा, इसमें x है तो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ 15 माइनस एक्स है तो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ 10 है तो ये बाकी दोनों का मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पर ये x की जगह पर ये दोनों नंबर आएंगे 10 और 15 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पर 15 माइनस एक्स है तो यहाँ पर ये दोनों नंबर आएंगे कि 10 और x इक्वल टू, यहाँ 3 है तो ये दोनों नंबर आएंगे 3 के साथ x, 3 के साथ ये x और 15 माइनस एक्स, बराबर। अब फिर सॉल्यूशन कि जैसे 10 का दोनों से मल्टीप्लाई, 10 15 जा 150, 10x जा माइनस 10x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 3x का दोनों से मल्टीप्लाई, ये 3 15 जा 45x और 3x और x 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्लस 10x और माइनस 10x कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 150 इक्वल टू 45x माइनस 3x स्क्वायर। अब अरेंज करें ना, अरेंज में सबसे पहले x स्क्वायर चाहिए होता है और x स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस 3x स्क्वायर इस तरफ लेके आए तो वो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 45 भी इस तरफ लेके आए माइनस 45x, और ये यहीं पे ही लिखेंगे प्लस 150 इक्वल टू 0, बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। इसे भी अगर और शॉर्ट करना हो इससे सॉल्व करोगे तो भी ठीक है, लेकिन देखो तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर 3 इसमें से कॉमन निकाल दो, तीनों को 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 15x, 15 3 जा 45, और यहाँ हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को दोनों में से जो मेथड से सॉल्व करना हो वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बराबर ना, जिससे भी सॉल्व करना हो कर सकते हैं ना उसमें से। तो ऐसे प्रॉब्लम सम्स आते हैं आपके एग्जाम में, बराबर। 3 मार्क का कोई भी एक सम आ सकता है, और इसके लिए तो ये तो मैंने एक ही बताया, हर प्रॉब्लम सम में मेथड अलग अलग होती है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम सम्स है ना, उन प्रॉब्लम सम्स की प्रैक्टिस करो, या आपके पास कोई पेपर सेट हो तो उस पेपर सेट के प्रॉब्लम सम्स की प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम सम ऐसे हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम सम में ये इक्वेशन बनाने की मेथड वो अलग अलग आएगी, इसके बाद की मेथड वो हर सम में सेम आएगी, इसमें से जो मेथड अपनानी हो, लेकिन ये इक्वेशन बनाने की मेथड सब में अलग अलग आएगी, जो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। या फिर ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ये भी 3 मार्क में बहुत बार पूछा हुआ है, बराबर, नंबर बदल के भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कि जैसे इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन फाइंड k। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स आर इक्वल, क्या दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड के, रूट्स आर इक्वल, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो इसमें ये के की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो इसमें इस कंडीशन के हिसाब से ढूंढेंगे। हमने जब डिस्क्रिमिनेंट का सम किया था ना, तो मैंने आपको रूल बताए थे, उसमें डिस्क्रिमिनेंट के मेथड के जो है वो रूल बताए थे कि d इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 हो, बताया था ना।
तो उसमें मैंने बताया था कि जब d इक्वल टू 0 हो ना, कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स इक्वल होते हैं, देन रूट्स आर इक्वल। बताया था कि नहीं? तो अब यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर d इक्वल टू 0। यहाँ पर d इक्वल टू 0 हुआ क्योंकि दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल, वो इसी कंडीशन में होते हैं। और अगर d इक्वल टू 0 है तो d की फॉर्मूला क्या आती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बराबर। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर हम लोग ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दें तो ये k मिल जाएगा। जैसे देखो इसमें a की वैल्यू कौन सी, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है ना वो a की वैल्यू हुई, ये 2k, वो a कहलाया। x के आगे जो नंबर हो ना वो b कहलाता है, ये -3k, वो b की वैल्यू हुई। और जो आखिरी में अकेले नंबर हो ना ये दोनों k प्लस 1, ये c की वैल्यू कहलाई। तो अगर ये ए बी सी हम मैं यहाँ पे रख दूं तो ये k मिल जाएगा कि नहीं इसमें से, बराबर ना। ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, इवन 1 मार्क में भी ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा सम पूछा ही जाता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है रूट्स आर इक्वल। जब भी ये लिखा हुआ रूट्स आर इक्वल मतलब d इक्वल टू 0 लिखकर और सम करना है, बराबर। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ कि बी स्क्वायर, तो b पे लिखेंगे ये -3k का स्क्वायर, -4 a की जगह पे लिखेंगे 2k, और c की जगह पे लिखेंगे हम लोग k प्लस 1 इक्वल टू 0, बराबर। तो यहाँ पर 3k का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 9k स्क्वायर, माइनस यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8, 8k, एक ब्रैकेट में होगा 8k और दूसरे ब्रैकेट में ये k प्लस 1, 4 का इससे ही मल्टीप्लाई ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस, अब 8k का दोनों से मल्टीप्लाई, 8k को k से करेंगे तो 8k स्क्वायर, और 8k को 1 से करेंगे, बाहर माइनस है, साइन बदल जाएगी, -8k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 9k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। जिसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी हो ना तो इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, तो अगर k कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा k माइनस 8 इक्वल टू 0, बराबर। k कॉमन निकाल दिया तो k माइनस 8। तो अब इन दोनों को 0 के साथ लिखते हैं। हर एक में जब भी फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो उसमें x की या k की या दो वैल्यू मिलती है ना, तो इसमें जो पहला k अकेला है उसको भी 0 के साथ लिखेंगे, k इक्वल टू 0, और दूसरा k माइनस 8 इक्वल टू 0, बराबर, दोनों को 0 के साथ। तो ये पहली वैल्यू तो मिल गई कि k इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू मिलेगी -8 उस साइड जाएगा तो k इक्वल टू +8, बराबर। तो ये k की दो वैल्यू मिली ना, समझ आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन कि रूट्स आर इक्वल तो d इक्वल टू 0 लगकर सम करना, ऐसा एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो ये भी माइंड में रखना। तो अभी आपने मेथड देखी ना कि कौन कौन सी मेथड इसमें से आती है। अब आपके टेक्स्ट बुक के सम्स इसमें से सॉल्व करो, या फिर आपके जो प्रैक्टिस पेपर हो उन प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस इसमें से देखो कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से, बराबर। फिर जो रिवीजन के दूसरे चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।